Hello guys, welcome to my channel Learning Platform Investment for your Future। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो जो कि एक इंट्रोड्यूसिंग वीडियो था में बताया था कि ये चैनल आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो NCERT, TU और IGNOU के सिलेबस पर बेस्ड है। इसके साथ ही इससे हम शॉर्ट हैंड और इंग्लिश स्पीकिंग के 2 कोर्स भी कराएंगे। तो आज हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। सो टुडेज टॉपिक डिस्क्रिप्शन इज़ ऑल अबाउट NCERT बेस्ड 6th स्टैंडर्ड बुक जिसका नाम है हमारे अतीत। इसका पहला चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे को मैं कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहली हेडिंग है इतिहास के बारे में कैसे पता लगाएं। तो गाइस, इतिहास होता क्या है? इतिहास तथ्यों, स्रोतों, स्मृतियों पर आधारित एक दुनिया है जिसे हम अपनी दुनिया का आधार मानते हैं और वर्तमान और अतीत की व्यवस्थाओं की तुलना भी करते हैं। अगर हमें हाल की जानकारी चाहिए तो हम रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और लोगों से बातचीत करके उनके अनुभव के माध्यम से जान सकते हैं। परंतु यदि हमें ऐतिहासिक जानकारी यानी कि पुराने समय की जानकारी चाहिए तो हमें पुरातात्विक स्रोत, खनन, अभिलेख, पांडुलिपि और सिक्कों के माध्यम से इसे जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इस अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। पुराने समय में लोग कैसे आहार लेते थे, कपड़े किस प्रकार के पहनते थे, कहाँ रहते थे, उनमें वर्ग विभाजन था कि नहीं। शुरुआती कबीले तो एक समान रूप से रहते थे, परंतु समय के साथ साथ लोगों की हैसियत में बढ़त हुई क्योंकि उनकी संपत्ति में भी बढ़त हो रही थी। इसके अलावा लोगों के व्यवसाय, जीवन यापन, लोक कला आदि के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठ सकता है कि शुरुआती दौर में लोग किन क्षेत्र विशेष में रहते थे और उनकी विशेषता क्या थी। जैसे कि नर्मदा नदी जो कि मध्य भारत का एक अहम हिस्सा है जो मैप में भी रेखांकित किया गया है। यहाँ लोग जंगलों से वस्तुएं इकट्ठा करने में काफ़ी माहिर थे। उनकी ये कुशलता धीरे धीरे अनुभव ने बदली और उन्हें जंगल की भी अच्छी जानकारी हुई। इसके अलावा उन्हें शिकार करना भी आता था। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसल उगाई गई। साथ साथ यहाँ पशुपालन भी हुआ जिसमें भेड़, बकरी आदि शामिल थे। ये लोग मुख्यतः गांव में ही रहते थे। अगला क्षेत्र है उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, जहाँ खेती का विकास हुआ और चावल की उपज विंध्य पहाड़ी जो कि मध्य भारत में है उसके दक्षिण में विकसित हुई। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ यानी कि व्यास, सतलुज, झेलम, रावी और चेनाब जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित हैं में आरंभिक नगर विकसित हुए। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को नगर तथा सभ्यता जैसे शब्दों से रेखांकित किया गया, जहाँ लगभग 2500 ईसा पूर्व से नगरीय सभ्यता विकसित हुई। अब बात करते हैं गंगा नदी और इसकी सहायक नदी सोन की, जिसके दक्षिण में मगध साम्राज्य स्थापित था जो कि भारत के 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था। अब यह क्षेत्र बिहार राज्य में है और लगभग मध्य भारत में स्थित है। जैसे अब लोग आज यात्राएं करते हैं वैसे भी पहले भी करते थे और अधिकांश थे इनके रीजन्स जो होते थे उनमें समानता भी देखने को मिलती है। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उसके कारण वो विस्थापित हो जाते थे, या किसी नए काम की खोज में, या फिर जो सेनाएं होती थी वो एक स्थान से दूसरी जगह पे विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अलावा व्यापार के सिलसिले में जाते थे, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने या देने के लिए, नई जगह को देखने की उत्सुकता में। अब जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हम इसके नाम की शुरुआती रुझानों के संबंध में जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे इंडिया शब्द इंडस से निकला
जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा और नदी के पूर्व के क्षेत्र को यानी कि आज के भारत को इंडिया कहा। ऋग्वेद में भरत नाम का उल्लेख भी मिलता है जो आगे चलकर भारत बना। हमने इतिहास पढ़ते वक्त कई बार ऐतिहासिक स्रोतों पे पांडुलिपियों का उल्लेख सुना है। आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। हाथ से लिखी हुई पुस्तकें जिनमें एक विशेष समय काल से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, इसे इंग्लिश में मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, जो ताड़पत्र और पेड़ों से छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। ये मंदिर और विहारों में पाई गई हैं। इनको धार्मिक व्यवहार, नैतिकता, शासक से संबंधित विवरण तथा चिकित्सा, औषधि आदि का ज्ञान उल्लेखित करने में प्रयोग में लाया जाता था। इसी प्रकार एक अहम ऐतिहासिक स्रोत की श्रेणी में आता है अभिलेख, जिसे पत्थर और धातु या कोई भी कठोर सतह पर उकेरा जाता था, जिसमें आदेश, उनके द्वारा दिए गए कार्यों की जानकारी, लड़ाइयों का विवरण, जिसके माध्यम से जनता तक अपनी पहुंच बनाना, अपने कार्य का बखान करना, लड़ाई में साहस और ताकत के बारे में अवगत कराया जाता था, जिससे राजा की श्रेष्ठता बनी ही रहती थी। अब पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के विषय में जानते हैं। ये इमारत अलग अलग इमारतों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जैसे भारत में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्हें औजार, हथियार, बर्तन, गहने और सिक्कों को प्राप्ति करने हेतु जांच पड़ताल या खुदाई भी करनी होती है। ये जानवर, मनुष्य, पक्षी आदि की हड्डी की भी जांच करते हैं और उन्हें खोजते हैं, जो पहले के भोजन संबंधी पुरानी विधियों को जानकारी के स्रोत का एक अहम पड़ाव है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अतीत एक है या अलग अलग। इस पुस्तक का नाम भी हमारे अतीत है, अर्थात पूर्व समाज में स्रोतों के आधार पर अलग अलग समूह के लोग, अलग अलग वर्ग, अलग अलग स्थान, अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग भोजन आदि के बारे में ये प्रमाण मिलते हैं। परंतु शासक वर्ग के प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं से संबंधित जानकारियों को लिखित रूप में संरक्षित करवा दिया था। परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी भौगोलिक सीमा, इतिहास आदि तत्व साझा है, यानी कि एक है। अब कई बार इतिहास के विद्यार्थियों को तिथि यानी कि डेट की गणना करने में समस्या आती है कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BC एंड AD। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को AD यानी कि ईसवी कहा जाता है। ईसा के बाद के साल के रूप में गिना जाता है, जैसे कि अभी साल 2020 है, ईसा के जन्म के 2020 साल बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आएगा एंड आई वांट टू थैंक माय करंट सब्सक्राइबर। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें।